हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, खनिज पोषण। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको बृहद मात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के नाम और उनके पौधों में कार्य बता दिए हैं। अब हम इस दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि इन तत्वों की कमी से पौधों में क्या होते हैं, उनमें क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के क्या लक्षण हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने एक चीज और आपको बताया था कि अनिवार्य तत्व सूक्ष्म मात्रिक तत्व और बृहद मात्रिक तत्व दोनों होते हैं। तो सूक्ष्म मात्रिक तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अगर वो पौधों को नहीं मिलते हैं तो भी उनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे तो काम चल जाएगा पौधों को। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अगर कम मात्रा में चाहिए का मतलब अगर नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। ठीक है, उनको देना आवश्यक है। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, पादपों में अगर अनिवार्य तत्वों की कमी हो जाए तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, और कम से कम कितनी आवश्यकता चाहिए उसे हम क्रांतिक मात्रा कहते हैं। क्रांतिक मतलब होता है क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब ये है कि अगर उससे कम हुआ तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, और अगर वो कमी बनी रहे लंबे समय तक तो पौधे की मौत भी हो सकती है। मतलब मिनिमम मात्रा जो चाहिए, जैसे मान लो मॉलिब्डेनम की मान लो 1 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे या पर वीक चाहिए, तो उतना उसको मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिलेगा तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी और वो मर भी सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। क्रांतिक सांद्रता से कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। ठीक है भाई, कोई भी तत्व जो है केवल एक कार्य नहीं करता है, वो पौधों में कई कार्य करता है जो उसकी संरचना बनाने में और उसकी कार्यकी को चलाने में, जैसे फोटोसिंथेसिस है, मिनरल न्यूट्रिशन है ना, या रेस्पायरेशन है, इस टाइप की कार्यकी फिजियोलॉजी, उनको चलाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकारिकी बदलाव आते हैं। मतलब ये है कि पौधे के अंगों का सही निर्माण नहीं हो पाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये आकारिकीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। ठीक है, कमी के लक्षण। और इसको कैसे जानते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अलग अलग 4, 5, 10 गमलों में हम लगा देते हैं पौधे को, और एक एक तत्व कम कर करके देखते हैं एक एक पौधे में कि उस तत्व की कमी से पौधे में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, और पौधे में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जिस तत्व की कमी से जो लक्षण होता है, अगर वो तत्व आप उसको दे देते हैं, जैसे मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल नहीं बन पाता तो पौधा पीला पड़ने लगता है। अगर आप मैग्नीशियम दे देंगे तो क्लोरोफिल बन जाएगा और पीलापन खत्म हो जाएगा, इसका ये मतलब है। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। भैया, जैसे क्लोरोफिल की ही बात करें, क्लोरोफिल पौधे में लंबे समय तक नहीं बनेगा तो मर जाएगा ना बेचारा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। अब ये बड़ा बढ़िया एक शब्द लिखा है, देखिए, तत्व की गतिशीलता। कई ऐसे तत्व हैं जो गतिशील होते हैं। गतिशील होने का मतलब यह है एक स्थान से दूसरे स्थान में पौधे में जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पुराने भाग हैं, पुरानी पत्तियां हैं, उनमें ये जो तत्व होते हैं, अगर पौधे में कमी होने लगते हैं तो इन पुराने भागों से तत्व गतिशील होकर के गति करके नए भागों में पहुंच जाते हैं, यानी कि नई पत्तियों वगैरह में पहुंच जाते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि नई पत्तियों में तो उसकी कमी नहीं हो पाती है, लेकिन पुरानी पत्तियों में उसकी कमी हो जाती है। तो ऐसे तत्व जो गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण पहले वृद्ध पत्तियों में, पुरानी पत्तियों में पहले नजर आती है। लेकिन वे तत्व जो गतिशील नहीं होते हैं, जैसे कैल्शियम गतिशील नहीं है, तो उनकी जो कमी है वो पहले नई पत्तियों में नजर आएंगी, क्योंकि नई पत्तियों को वो नहीं मिल पाया है। कमी के समय वो बने हैं, तो कमी के समय बने हैं मतलब वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसलिए उनके पास संग्रहित नहीं है। पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं
तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। यही तो मैं अभी आपको बताया था कि अगर गतिशील तत्व है तो पुरानी पत्तियों में और पुराने स्थानों में वो जल्दी उसकी कमी के नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ से वो नई पत्तियों में चले जाएंगे। उदाहरण के लिए NPK और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्णमय पत्तियों में प्रकट होते हैं। अभी जीर्यमान नहीं होता, वो जीर्णमय पत्तियां होती हैं। एक्चुअली जीर्णमय पत्तियां मतलब जीर्ण शीर्ण मतलब पुरानी पत्तियां वृद्ध पत्तियों में पहले प्रकट होती हैं इनकी कमी के लक्षण। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तक गतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अवगमित नहीं होते वे तो अपर्याप्तता के लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। इसी बात को अभी मैंने आपको बताया कि गतिशील जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब तो नई पत्तियों में चले जाएंगे पुरानी से, इसलिए पुरानी में लक्षण पहले प्रकट होंगे कमी के। लेकिन कैल्शियम गतिशील नहीं होता, तो पुरानी पत्तियां इसको संग्रहित करके रखी हैं, है ना, उसमें कोशिका भित्ति में संग्रहित है, तो वहां से गतिशील नहीं हो सकती, इसलिए वो पुरानी पत्तियों में उसके लक्षण नहीं नजर आएंगे। आपको नई पत्तियों में लक्षण नजर आएंगे, क्योंकि वो पत्तियां भी बन रही हैं। उस समय अगर वो नहीं मिली तो वो तुरंत उसके लक्षण दिखेंगे आपको। ठीक है, ऐसा है। पौधे के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पौधे में किसकी कमी से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अगर आप कृषि कार्य करते हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता है, या उद्यानिकी करते हैं जिसमें आप नकदी फसल वगैरह लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप ये कमी के लक्षण कैसे दूर करेंगे, ये दिक्कत है। ठीक है, पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादवृत्ति, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। अब समझिए ध्यान से। क्लोरोसिस का मतलब होता है क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना, ठीक है, पर्णहरिम का नष्ट हो जाना, जिससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। और नेक्रोसिस का मतलब है ऊतकों का नष्ट हो जाना। तो पत्तियों में जब ऊतक नष्ट होने लगते हैं तो उसमें छेद हो जाते हैं, उनकी पत्तियां, उसके ऊतक सड़ने लगते हैं। ठीक है, पादप वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, अपरिपक्व पत्तियां व कलिकाओं का झड़ना, जो पत्तियां नहीं बन रही हैं वो झड़ने लगती हैं। कलिकाएं किस चीज़ की होती हैं? कलिकाएं जनरली या तो पुष्प की होती हैं या शाखाओं की होती हैं। तो पुष्पों की, शाखाओं की या पत्तियों की कलिकाएं ये बनने से पहले ही झड़ने लगते हैं, क्योंकि बन ही नहीं पाएंगे कमी के कारण से। कोशिका विभाजन का रुकना, कोशिका विभाजन भी रुक जाती है पौधों में। ठीक है, तो बड़े लक्षण हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आता है, इसे क्लोरोसिस कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल पर्णहरिम जो है वो नष्ट होने लगता है, क्लोरोसिस में पीलापन आ जाता है। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। तो अब देखिए क्लोरोसिस किसकी कमी से हो रहा है, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम, इनकी कमी से क्लोरोफिल नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, और नेक्रोसिस यानी ऊतकों का नष्ट होना, पत्तियों में विशेषकर और दूसरे जगहों पे ऊतकों का नष्ट होना, नेक्रोसिस, वो किसकी कमी से हो रहा है? तो वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से। तो अब एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम का नाम और पोटेशियम का नाम यहाँ पर भी है। अब देखिए, ठीक है, तो अगर इनकी कमी हो जाएगा तो पत्तियों में पीलापन भी आ जाएगा और पत्तियों के ऊतक नष्ट भी होने लगेंगे, ये समस्या है। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण से कोशिका का विभाजन रुक जाता है। ये बड़ी बात है। देखिए, कोशिका का विभाजन रुक जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम की कमी से, और ये पौधे की वृद्धि को रोक देगा। कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम कम होगा तो पुष्पन में देरी होगा। तो आप ये जो 5-6 लाइन जो लिखा है आखिरी में, जो मैंने भी आपको पढ़ाया, इनके मुख्य बातों को याद कर लीजिए कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, कोशिका विभाजन और पुष्पन, इसमें कमी कैसे होती है, किनकी कमी से होती है। ठीक है,
उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आप इनमें एक ही चीज को आप देख रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को आपने 2-3 जगहों पे देखा, इनकी कमी से क्या होते हैं। पोटेशियम को आपने भी देखा, यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी देखा, है ना। मॉलिब्डेनम को आपने 2-3 जगहों पे देखा, है ना, यहाँ पर भी देखा। देखिए नाइट्रोजन सल्फर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक ही तत्व की कमी से 2-3 प्रकार के लक्षण, ये दिक्कत वाली बात है। तो उनको आप जरा ध्यान देंगे तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि किसकी कमी हो रही पौधे में। अब वैसे तो किसानों को कुछ हद तक वर्षों से वो कृषि करते रहते हैं, तो उनको कुछ देख करके भी अनुभव होने लगता है धीरे धीरे, है ना। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं, और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से भी हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लोरोसिस जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम कमी से हो रहा है। अब इनमें से कोई भी कम होगा तो क्लोरोसिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके साथ और कमी के लक्षणों को भी देख करके आप उनकी वो पहचान सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना करनी पड़ती है। तो आप एक लक्षण से किसी तत्व को नहीं पहचान सकते, है ना, कई लक्षणों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि एक तत्व से कई लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं कमी से, तो उन सभी लक्षणों का नॉलेज होना आपको जरूरी है। क्योंकि एक लक्षण पकड़ेंगे तो उस लक्षण का दूसरे तत्व की कमी से भी होता है, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। और हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो हो सकता है धान का पौधा थोड़ा अलग लक्षण उत्पन्न करे और गेहूं का पौधा थोड़ा अलग लक्षण उत्पन्न करे। तो आप कौन सा पौधा लगाए हैं खेतों में या गार्डन में, आपको उनका नॉलेज होना चाहिए कि इस तत्व की कमी से इस पौधे में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आप अभी यहाँ पर जो सामान्य हमने पढ़ा, ये तो हमने सभी पौधों के लिए सामान्यता पढ़ा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आपने जो पौधे लगाए हैं उनमें यही लक्षण उत्पन्न हो, थोड़े बहुत अंतर भी हो सकते हैं। सूक्ष्म पोषकों की अविषाक्तता। देखिए अविषाक्तता का मतलब है विषाक्तता। जैसे होता क्या है, जो बृहद मात्रिक तत्व हैं जिनकी पौधों को ज्यादा आवश्यकता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना, NPK, S, है ना, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ज्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए। तो अगर इनकी जरूरत से भी ज्यादा मात्रा अगर मृदा में है तो उससे पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में धरती पे पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, तो उन तत्वों की अधिकता के कारण से पौधों में कुछ विषाक्तता के लक्षण आने लगते हैं। पौधों में कम होने से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। कम होने का प्रॉब्लम तो दोनों से है, बृहद मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, दोनों की कमी से दिक्कतें हैं। लेकिन अधिकता की दिक्कतें ये सिर्फ सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के साथ है। बृहद मात्रिक तत्वों में अगर अधिक मात्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूक्ष्म मात्रिक तत्व अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब यहां पर जो लिख रहा है, पहले तो कमी के बारे में ही बता रहा है कि अगर वो कम हो जाए तो थोड़े से भी कमी से उनमें बहुत जल्दी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में, सांद्रताओं की संकीर्ण परीक्षण में ही कोई तत्व अनुकूल होता है। इसका मतलब यह है कि जितनी सांद्रता पौधे को चाहिए मिट्टी में किसी तत्व की, उतनी सांद्रता में ही होनी चाहिए। उससे बहुत कमी या उससे बहुत ज्यादा होने पर दोनों में पौधे को दिक्कत होती है। उसी को लेकर सांद्रता के संकीर्ण परीक्षण। जैसे मान लो मॉलिब्डेनम 10⁻³ से लेकर 10⁻² मोलर सांद्रता में चाहिए, तो ये एक परिसर हुआ, एक रेंज हुआ। परिसर मतलब रेंज। इस रेंज में मॉलिब्डेनम मिलेगा तभी वो पौधे के लिए उचित है। अगर इससे कम या इससे ज्यादा मिलेगा तो पौधे के लिए वो विषाक्तता का कारण बनेगा। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता
जो ऊतकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आविश मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि खनिज आयन की वह सांद्रता जो शुष्क भार में 10% कमी करे उसे आविश माना गया है। मतलब यह है कि पौधे में उस तत्व की विशेषकर कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो पौधे का शुष्क भार यानी उसकी जो उसकी वृद्धि है, उसका भार है, वो कम हो जाता है 10%, तो उसे आविश मतलब तब उसे विषैले सांद्रता मानते हैं। ठीक है, बहुत कमी बहुत ज़्यादा दोनों में। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता यानी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो अलग अलग सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का रेंज अलग अलग है। ऐसा नहीं कि मॉलिब्डेनम भी उतना ही चाहिए, कि बोरान भी उतना ही चाहिए, कि जिंक भी उतना चाहिए, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग चाहिए। आविशता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आविशता स्तर भिन्न भिन्न होती है। अब एक तो ये कि अलग अलग तत्वों की अलग अलग होती है, दूसरा अलग अलग पादपों में भी अलग अलग होती है। दिक्कत ये है, आप धान का देखेंगे, गेहूं का देखेंगे, जौ जई राई का देखेंगे, सब में अलग 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 अलग। दिक्कत ये है, तो उन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। अब दिक्कत यह भी है कि कई बार कोई एक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो दूसरे तत्व के प्रयोग को भी रोक देती है वो। तो एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व की कमी कर देता है। दिक्कत यह है, उदाहरण के लिए मैंगनीज के आवश्यकता के मुख्य लक्षण है बोरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरोटिक शिराओं द्वारा घिरी रहती है। मतलब पत्तियों में भूरे धब्बे हो जाएंगे और उसके चारों तरफ के जो वेन्स हैं, जो शिराएं हैं, वो भी पीली रहेंगी। तो शिराएं भी हरी होती हैं, आपको पता है, शिराएं मतलब जाइलम फ्लोएम वाली शिराएं। ठीक है, अतः यह जानना अनिवार्य है कि लौह एवं मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम्स में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मतलब यह है कि एंजाइम के साथ जुड़ते हैं लोहा और मैग्नीशियम, तब एंजाइम काम करता है। लेकिन अगर मैंगनीज वहां पर ज़्यादा हो जाए, मैंगनीज अगर ज़्यादा हो जाए तो लोहे और मैग्नीशियम को एंजाइम के साथ जुड़ने नहीं देता, खुद उसके साथ कंपटीशन करता है जुड़ने के लिए। और अगर लोहा मैग्नीशियम नहीं जुड़ते हैं और मैंगनीज उनके साथ जुड़ जाता है एंजाइम्स के साथ, तो एंजाइम काम नहीं करेगा। मतलब यह है कि अगर मैंगनीज ज़्यादा हो गया तो लोहे और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि उनको पौधा कम है महसूस करेगा, क्योंकि वो यूज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा है, समझ पा रहे हैं ना आप। मैंगनीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है, इसलिए मैंगनीज की अधिकता से लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा है स्तंभ शीर्ष। तो स्तंभ शीर्ष क्या है? स्तंभ मतलब तना और शीर्ष भाग उसका। तो तने का जो शीर्ष भाग है और मूल का जो शीर्ष भाग है, इसमें विभाज्योतक यानी विभाजन करने वाली ऊतक पाई जाती है, जिसको अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और अगर वहां पर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो वो विभाज्योतक जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं कर पाएंगी और उससे पादपों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो आपने एक ऐसा तत्व देखा मैंगनीज, जिसकी अधिकता होने से लोहे की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की कमी हो जाती है पौधे में, क्योंकि इन तत्वों को वो उपयोग ही नहीं कर पाता है। उनके पास रहता है लेकिन उपयोग नहीं कर पाता है। अतः जो लक्षण हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली जो चीज़ें लोहे, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी नजर आती हैं वो वास्तव में मैंगनीज की अधिकता के कारण से होता है। ये शब्द उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा। मैंने बार बार आपको बताया है कि एनसीईआरटी में बहुत गलतियां लिखी हैं, तो आप थोड़ा सा उनको सुधार के पढ़ेंगे, जैसा मैं बताते जा रहा हूं आपको। अतः यह जानना किसानों, बागवानों, आपके लिए किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है कि अगर आपने मैंगनीज ज़्यादा दे दिया तो उसकी ज़्यादा होने से लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी नजर आने लगेंगी। ये दिक्कत है। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं या बृहद मात्रिक तत्व हैं,
इनको पौधे किस तरह से अवशोषण करते हैं? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पौधे इनका अवशोषण पानी के साथ करते हैं और ज़्यादातर इनका अवशोषण सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। सक्रिय अभिगमन का मतलब होता है जिस चीज़ को अवशोषित करने के लिए आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, वो सक्रिय अभिगमन होता है। तो उसका कारण ये है कि इनका अवशोषण जड़ के द्वारा हो रहा है, मूल के द्वारा हो रहा है, और मूल की कोशिकाओं के अंदर इन तत्वों की पहले से अधिकता होती है, और बाहर जो जल है, मिट्टी में जो जल है, खनिज तत्व घुला हुआ है उसमें, उनमें ये खनिज तत्व कम होते हैं, इसलिए ये विशरण के द्वारा अपने आप अंदर नहीं आएंगे, बिना ऊर्जा खर्च के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि विशरण में जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से कम की ओर जाना चाहेंगे तो अपने आप जा सकते हैं बिना ऊर्जा खर्च के। लेकिन अगर पहले से ही कम है, उसको अंदर लेना है, ज़्यादा की ओर लेना है, तो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये मैंने आपको पादप परिवहन में बताया है ठीक से। तो ज़्यादातर जो खनिज तत्व के आयन हैं वो मिट्टी में चूंकि कम होते हैं पौधे की अपेक्षाकृत, तो पौधा उनको फिर भी लेना चाहता है आगे काम के लिए, तो उनको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और उसको हम सक्रिय अभिगमन कहते हैं। ठीक है। पौधे से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। यह अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। तो देखिए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मैंने आपको बताया है। जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनके बीच बीच में, कोशिका भित्ति के बीच बीच में जो स्थान है, इनसे ये तत्व अंतर्ग्रहित किए जा रहे हैं। तो जहां तक एपोप्लास्ट गति हो रही है, एपोप्लास्ट मतलब झिल्ली के बाहर खाली स्थानों में, मतलब अजीवित भागों में, ये मैंने आपको बताया है, आप पिछले वीडियो पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो एपोप्लास्ट वाले भाग में वहां से अगर परिवहन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां तक वो निष्क्रिय अवशोषण है। लेकिन जैसे ही वो कैस्पेरियन स्ट्रिप से, कैस्पेरियन की पट्टी से आगे जाना चाहेगा, तो वो एपोप्लास्ट मूवमेंट द्वारा नहीं जा सकता, इसलिए उसको कोशिका की झिल्ली के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा, और ये कार्य वो सक्रिय अवशोषण द्वारा करेगा, सक्रिय गमन के द्वारा करेगा, इसलिए वहां पर ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। एपोप्लास्ट में आयनों का निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होता है, जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होती हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक विशेष बात ये लिखा है कि कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान है, एपोप्लास्ट है, वहां पर आयन चैनल पाए जाते हैं। आयन चैनल, चैनल का मतलब होता है नली, और आयन का मतलब होता है कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आयन है। तो इनके चैनल्स होते हैं, इनको जाने के लिए रास्ते होते हैं, नलियां होती हैं, और ये ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होती हैं। ट्रांस झिल्ली प्रोटीन मतलब जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, तो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, इनमें ये नली बनी होती है। ठीक है। और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। चयनात्मक छिद्रों का मतलब है जिन आयनों को ये अंदर बाहर जाने देंगे, पार होने देंगे, वही आयन जा पाएंगे, और जिनको नहीं जाने देंगे वो आयन नहीं जा पाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूं अभी, कि जब तक एपोप्लास्ट में गति कर रहा है खाली स्थानों में, तब तक आपको ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो झिल्ली से अंदर जाकर के कोशिका में प्रवेश करती है, कोशिका के अंदर से, कोशिका द्रव्य से होते हुए आगे जाती है सिम्प्लास्ट मूवमेंट, तो उसमें आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह या फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो आयन जो पास हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उसे इनफ्लक्स कहते हैं। एक्चुअली फ्लक्स मतलब अभिवाह, और इनफ्लक्स मतलब अंदर की ओर, आउटफ्लक्स मतलब बाहर की ओर। कोशिका के अंदर की गति को इनफ्लक्स यानी अंतर्वाह, और बाहर की गति को बहिर्वाह या इफ्लक्स कहते हैं।
तो अभी मैं आपको बता ही रहा था, वही बात लिखा भी है। आपने यहाँ 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण तथा स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो हमने 11वें चैप्टर में पादपों में जल अवशोषण, ऊपर जाना, खनिज तत्वों का अवशोषण, ये हम 11वें चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। विलयों का स्थानांतरण। अब देखिए, पौधे में जो जल अवशोषित हुआ वो उसमें खनिज तत्व भी घुले हुए हैं, तो ये जाइलम के द्वारा ही ऊपर पहुंचते हैं और इनका प्रवाह एक दिशीय होता है। ये भी मैंने पिछले चैप्टर में बताया है आपको कि जाइलम में जो अभिगमन होता है वो एक दिशा में होता है, दोनों दिशा में नहीं होता, जबकि फ्लोएम में जो परिवहन होता है वो द्विदिशीय या बहुदिशीय होता है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरफ जा सकता है वो। खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ समाहित किए जाते हैं, जो पादपों में वाष्पोत्सर्जन आकर्षण द्वारा ऊपर खींचे जाते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया है कि पौधे की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है, पत्तियों में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो जाइलम से वो जल अवशोषित करते हैं और जाइलम नीचे से जुड़ा रहता है रूट से, तो वहां से वो जल अवशोषित करके ऊपर खींचते हैं। तो जल नीचे से अवशोषित होकर जब ऊपर जाता है, उसी के साथ खनिज तत्व भी ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक के प्रयोग से भी प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं, और इसको भी आप अध्याय 11 में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज लिखा है कि रेडियो आइसोटोप के प्रयोग से प्रमाणित। ये क्या चीज है, समझिए बात। जो तत्व होते हैं उनके कई आइसोटोप होते हैं समस्थानिक। जैसे मान लो आप कार्बन कहेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है, और एक 13 वाला है और एक 14 वाला है। ठीक है, मतलब एक ही तत्व है। देखिए, तीनों के परमाणु क्रमांक एक है, 6, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, 12, 13, 14, ये समस्थानिक है। वैसे नाइट्रोजन का 14 और 15 वाले 2 समस्थानिक हैं। तो इसमें जो कार्बन 14 है, वैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन 15 है। ठीक है, ऐसा सल्फर का 32 है, फास्फोरस का रेडियो एक्टिव वाला 32 है। तो ये जो समस्थानिक मैंने आपको कुछ बताए, ये रेडियो आइसोटोप है, मतलब रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियोधर्मी का मतलब होता है जिनमें अल्फा, बीटा, गामा कण देने की क्षमता होती है, उन्हें रेडियो आइसोटोप कहते हैं। तो पौधों को जल के माध्यम से इन तत्वों के इन समस्थानिक को दिया गया, क्योंकि ये कहीं पर भी जाएंगे तो वहां से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल जब वो छोड़ते हैं तो अपने को ये जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर वो तत्व हैं। तो जब ये जाइलम के द्वारा अवशोषित होते हैं, दारू मतलब जाइलम ना, ध्यान रखेंगे, दारू मतलब जाइलम, तो जाइलम के द्वारा अवशोषित होंगे, ऊपर चढ़ेंगे, तो कहाँ कहाँ से ऊपर जा रहे हैं उसको आप आराम से पहचान सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा। ठीक है, कि अभी जाइलम में यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, ऐसा आप पहचान सकते हैं। तो उसी से हमको ये पता चला कि जो खनिज तत्व हैं वो भी जाइलम के माध्यम से ऊपर बढ़ते हैं, ये हम जान पाए हैं। ठीक है, मृदा अनिवार्य तत्वों के भंडार के रूप में देखिए, पौधे जो है अपने आवश्यक तत्वों को कुछ को छोड़ के, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसको CO2 के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में, और बाकी चीज़ों को H2O के माध्यम से और उसमें घुले हुए तत्वों के माध्यम से पूरी करता है। तो CO2 तो केवल हवा से लेता है, ये बाकी चीज़ें वो जमीन से लेता है। तो मृदा में जो खनिज तत्व हैं वो उनके भंडार हैं, मृदा उसका भंडार है, ये कहना है उसको। अधिकांश खनिज जो कि पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधे की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। देखिए, जो अधिकांश तत्व होते हैं वो एक्चुअली मृदा में जो चट्टान होते हैं उनमें वो बंधे होते हैं। तो एक तो कुछ हद तक वो
जल की प्रवाह से घिस घिस करके जल में घुल जाते हैं, और दूसरा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो कुछ अम्ल का श्रावण करते हैं, और उनके कारण से भी चट्टान के ये कण जो है घुल घुल करके मृदा जल में आ जाते हैं और उनसे पौधों को मिलते रहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवण से संपन्न बनाती हैं, तभी उसमें मृदा में और उसके जल में ये तत्व पर्याप्त मात्रा में आते हैं, उनको संपन्न बनाती है। क्योंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। ठीक है, तो चट्टानों में जो खनिज होते हैं वहां से ये पहुंचते हैं, इसलिए इनको खनिज लवण कहा जाता है, और इनको खनिज पोषण पौधों के लिए। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरणकारी जीवाणु जो हैं, जैसे कि आपका राइजोबियम तो सहजीवी है ही है, वो भी मिट्टी में ही पाया जाता है पहले तो। ठीक है, इसके अलावा एजेटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ये भी वहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारी। और कुछ जो नाइट्रीकारी होते हैं, नाइट्रिफिकेशन करने वाले, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये भी मृदा में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है, जो हवा में नाइट्रोजन होते हैं उसको खींच के मिट्टी को और पौधे को देते हैं, स्थिरीकरण करके या उसका नाइट्रिफिकेशन करके। इसके बारे में मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा और डिटेल पढ़ाऊंगा। यह जल धारण करती है और जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर रखने के लिए आधार प्रदान करती है। तो मृदा कितने सारे काम कर रही है। सबसे पहले तो जड़ों को वो पकड़ के रखती है, या जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे पौधा खड़ा रहता है। दूसरा कि जड़ों को ये हवा भी उपलब्ध कराती है, पानी भी उपलब्ध कराती है, खनिज लवण भी उपलब्ध कराती है। इतने सारी चीज़ों का ये स्रोत होती है। चूँकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्रायः होती है। तो हम लगातार फसल लेते हैं, तो ये जो खनिज तत्व हैं ये लगातार उपयोग में आ रहे हैं, उतना घुल करके पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। तो आप क्या करते हो, जमीन में उर्वरक देते हो, है ना। तो रासायनिक उर्वरक देते हो या जैविक उर्वरक देते हो, तो कैसे भी करके आप उर्वरक देते हो और इनकी कमी की पूर्ति करने का प्रयास करते हो, जिससे पौधे का जो वृद्धि है ठीक ढंग से हो सके और फसल आपकी अच्छी हो सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन उपापचय, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र कैसे काम करता है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र मुख्यतः ऐसा है कि हवा में नाइट्रोजन है 78%, वो हवा का नाइट्रोजन जमीन में पहुंचता है। अब जमीन में अगर वो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु हैं, तो नाइट्रोजन को सीधे अमोनिया बनाते हैं और ये पौधों को देते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ठीक है। और नाइट्रिफिकेशन करने वाले जीवाणु इस नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में, फिर अमोनिया को नाइट्राइट में, NO2, एक मिनट, नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पौधों को ये मिलते चले जाता है। तो दोनों में अंतर बताया मैंने, नाइट्रोजन स्थिरीकारी और नाइट्रोजनीकारी दो अलग अलग हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी अमोनिया बना के देते हैं, और नाइट्रोजनीकारी ये नाइट्रोजन को अमोनिया, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। तो एक्चुअली अमोनिया तो पहले से बना रहता है, तो उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। और इसमें राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ऐसा। और ये चीज़ें पौधे को मिलने के बाद पौधे इनसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, जो पौधे की मौत के बाद या वो प्राणियों में जाते हैं, जंतुओं में, उनकी मौत के बाद वो कहीं ना कहीं वापस ये चीज़ें बन के धरती पे आती हैं। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन मुख्य तत्व है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा पा ही जाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन का ही नंबर आता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पौधे को आवश्यक होती है। नाइट्रोजन एमिनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों
एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक है। अब क्या क्या चीज बनाता है देखिए, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल तो आप जानते हैं, कम से कम 20 प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उन्हीं से प्रोटीन है ना। न्यूक्लिक अम्ल, इनमें आपका आरएनए डीएनए आते हैं। वृद्धि नियंत्रकों का मतलब है हार्मोन। पौधे में हार्मोन जो होते हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 मुख्य हार्मोन है पौधे में, जिसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन पौधे की वृद्धि कराते हैं, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड उल्टा कराते हैं, उनको बूढ़ा करते हैं पौधों को, और फलों को पकाता है एथिलीन। पर्णहरिम का मतलब होता है क्लोरोफिल और विटामिनों का संगठक है। जो बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, के, ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और भी कई विटामिन खोजे गए हैं। विटामिन B17 है, विटामिन 7 है, विटामिन H जिसको कहते हैं, विटामिन 9 भी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें यही सब तत्व जो हैं नाइट्रोजन के रूप, नाइट्रोजन जो है इन सब में पाए जाते हैं, इन्हीं विटामिन में। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप जो है सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन चूंकि सीमित मात्रा में धरती पे है, हवा में तो बहुत है लेकिन जमीन में, मृदा में सीमित है, हवा से नहीं ले सकते पौधे डायरेक्टली। तो मृदा में जितना भी नाइट्रोजन है उसको पौधे भी लेना चाहते हैं और सूक्ष्म जीव भी लेना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। इसलिए पौधे की वृद्धि में नाइट्रोजन नियंत्रणकारी हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी से पौधा कम और अधिकता से पौधा अधिक वृद्धि करेगा, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ऐसा नियंत्रणकारी हो जाता है। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजक आबंध से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध है, देख सकते हैं, ठीक है। इससे N2 के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, वही स्थिरीकरण है, फिक्सेशन, जो राइजोबियम करता है। प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक्चुअली NO2, NO3 और N2O ऐसा होता है, ये NO3 है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, हवा में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में आसानी से क्रिया नहीं होती, उनके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। तो जब ये बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते चमकते हैं, उस समय की ऊर्जा और जो सूर्य प्रकाश से आ रही है पराबैंगनी किरणें, उसकी ऊर्जा, इनसे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके ये 2-3 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, NO2, NO3, N2O, ये बनाते हैं। औद्योगिक दहन, जंगल में आग लगना, वाहनों का धुआं, बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं और कहाँ से निकलते हैं, तो कुछ तो उद्योगों से निकलते हैं। उद्योगों में हम जो ईंधन जलाते हैं उससे, जंगल में अगर आग लग गई तो उससे, वाहनों में जो पेट्रोल डीजल जलता है उससे, और पावर हाउस जहाँ पर हम बिजली बनाते हैं, पावर हाउस, वहाँ से भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। मृत पादपों व जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। तो जो पौधे और जंतु मर जाते हैं, ठीक है, उनके जो अमीनो अम्ल हैं, प्रोटीन है, उनको सूक्ष्म जीव जो हैं अपघटित करके उनको भी अमोनिया में बदल करके मृदा में मिला देते हैं, उसको अमोनीकरण कहते हैं। इनमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नानुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। जो अमोनिया पहुंचा धरती पे, वो NH3 से NO2 फिर NO3 में बदल जाता है। देखिए कैसे बदलता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है वो विभिन्न तरीके से अमोनिया बना के आए, देख सकते हैं कैसे आए। तो कुछ तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण, ठीक है, इसके द्वारा, जैसे बिजली चमकने के साथ, वो भी एक प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया बनती है। और उद्योगों के द्वारा NO2 बनता है, NH3 बनता है ना। विद्युतीय, देखिए यहाँ पर स्थिरीकरण लिख रहा है,
इसलिए अमोनिया लिख रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से अमोनिया बनेगा और नाइट्रिफिकेशन से NO2 बनता है सीधा सीधा। तो वो सब कारण है कि यहां पर अमोनिया बन रहे हैं और अमोनिया से पहले NO2 बनेगा जिसको हम नाइट्राइट कहते हैं। NO2 मतलब नाइट्राइट, फिर वहां से NO3 बनता है यानी नाइट्रेट। तो यहां पर जो बैक्टीरिया होता है, इस जगह पे जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये काम करता है, क्या काम करता है? NH3 को NO2 में यानी नाइट्राइट में बदलता है, फिर NO2 को NO3 में मतलब नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने के लिए यहां पर दूसरा बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। फिर से एक बार बता रहा हूं कि किसी भी तरीके से अमोनिया बन के आता है, NH3 बन के आता है धरती पे, उस NH3 को NO2 यानी नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास, फिर NO2 को NO3 यानी नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर। और पौधे जो है मुख्यतः नाइट्रेट को ही अवशोषित करते हैं, वो नाइट्राइट को या अमोनिया को सीधे धरती से अवशोषित नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई बैक्टीरिया जो पौधे की जड़ों में गांठें बना के रखता है, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, अगर वो अमोनिया बना के सीधे पौधे की जड़ों को प्रदान कर दे तो उसका प्रयोग वो कर सकते हैं, लेकिन जमीन से, मृदा से वो अमोनिया को या नाइट्राइट को अवशोषित नहीं कर सकते, वो फिर नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। ये अलग बात है कि इस नाइट्रेट का वो वापस अमोनिया में ही वो रिड्यूस करते हैं, उसको अपचयित करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, लेकिन अवशोषित नाइट्रेट को करते हैं। ठीक है। और यहां पर आप देखिए कि जो नाइट्रेट है इसको पौधे ग्रहण करते हैं और पादप जैवभार में ये प्रवेश करता है। पादप जैवभार मतलब पादप के ऊतकों में प्रवेश करता है, और अगर पादप को कोई जंतु खा लिया तो उसमें प्रवेश करता है, नहीं तो पादप खुद मर जाता है और मर करके सड़ता हुआ जैवभार, और जंतु भी मर के सड़ता हुआ जैवभार, इसको फिर से जो सूक्ष्म जीव हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया और कुछ फंगस हैं, बैक्टीरिया और फंगस यानी कवक, ये दोनों मिल करके इसका अमोनीकरण करते हैं और इसको अमोनिया बना करके फिर से धरती में मिला देते हैं। तो अमोनिया का दो मुख्य स्रोत यहां पर लिख रहा है, एक तो जैविक स्थिरीकरण यानी कि जैसे आपका एजेटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रिडियम है वो, और उद्योगों के द्वारा अमोनिया बनता है ना। विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण और विनाइट्रीकरण, ये देखिए यहां पर देखिए कि वायुमंडल नाइट्रोजन सीधे नाइट्रेट बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, वो अमोनिया ही बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि विनाइट्रीकरण का मतलब यह होता है कि जो नाइट्रेट है ये वापस नाइट्रोजन बना के हवा में चला जाता है। इसको कुछ बैक्टीरिया करते हैं, क्योंकि जो लाभदायी बैक्टीरिया हैं वो तो इधर पाए जाते हैं, वो हानिकारक बैक्टीरिया है। ठीक है, हानिकारक बैक्टीरिया जो नाइट्राइट है उसको, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में वो रिड्यूस कर देता है और हवा में मिला देता है। तो जमीन के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं वो हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का यहाँ पर एक साइकिल, एक चक्र चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO2 बना रहा है, यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करेगा, और ये नाइट्राइट और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रेट बना रहा है, इसमें नाइट्रोबैक्टर, पहले वाले में नाइट्रोसोमोनास, दूसरे वाले में नाइट्रोबैक्टर, ये देखिए लिखा है। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास और या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है। मतलब नाइट्रोसोमोनास मैंने एक बैक्टीरिया का नाम बताया था, ये दो बैक्टीरिया का नाम बता रहा है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, जो इस स्टेप में काम कर रहे हैं। और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। तो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु यहां पर काम करते हैं। ध्यान है, पहले स्टेप में नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस और दूसरे में नाइट्रोबैक्टर। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती हैं। ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण में अंतर है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेकिन नाइट्रीकरण का मतलब होता है अमोनिया से नाइट्रेट बनाना, उसके आगे की प्रक्रिया।
ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी यानी कीमोऑटोट्रॉफ होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जीवाणु जिनका हमने नाम लिया और जो एक कन्वर्शन हमने देखा, ये रिएक्शन देखा, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा ये अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कर लेते हैं, इसलिए इनको रसायन स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। ये रसायन एक रसायन को दूसरे रसायन में कन्वर्ट करके अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचयित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। ठीक है। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि पौधे भले ही नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं, लेकिन उनको ये अमोनिया बना करके ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इस अमोनिया का प्रयोग ये आगे चल के अमीनो अम्ल और फिर उससे प्रोटीन वगैरह बनाने में करते हैं। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाते हैं, और यह स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जीवाणु द्वारा होता है। तो मैंने अभी ये हानिकारक जीवाणुओं के बारे में आपको बताया था कि बने बुनाए नाइट्रेट को भी ये नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ये उसी तरह के देशद्रोही टाइप के लोग हैं जो देश में तो रहते हैं, खाते देश का हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। तो उस टाइप का नहीं करना चाहिए। यहाँ देशभक्त लोगों की कमी नहीं है, केवल कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए बदनाम कर देते हैं पूरे समाज को, है ना। जैसे हमारे अब्दुल कलाम भी तो थे, जो जिनके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं। तो वैसा देश प्रेमी व्यक्ति होना चाहिए अगर आप देश में रह रहे हैं तो, है ना। देशद्रोही होना ये तो उस परवरदिगार का, उस भगवान का भी अपमान है जिसने आपको बनाया है। ठीक है। तो लेकिन ये जीवाणु भी उसी तरह के देशद्रोही हैं, मृदाद्रोही हैं। ये मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को ये बदल देते हैं नाइट्रोजन में और उड़ा देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हर जगह होती हैं। ठीक है, ऐसा है। अब है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि कुछ जीवाणु जो हैं स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, जिसमें से आप एक बहुत अच्छा नाम जानते हो, राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है? ये जो दाली जाति के पौधे हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, और ये हवा से नाइट्रोजन को लेकर के अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया बना करके सीधे पौधे को दे देते हैं। ये तो है। ऐसे एक फ्रैंकिया होता है। फ्रैंकिया जो है उन पौधों में पाए जाते हैं जो दाली जाति के नहीं हैं। दाली जाति में राइजोबियम और बाकी में कुछ में फ्रैंकिया। वैसे ही मुक्त जीवी भी कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे कि मैंने कहा क्लॉस्ट्रिडियम है, एजेटोबैक्टर है, ये मृदा में पाए जाते हैं। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वायवीय होते हैं और कुछ अवायवीय होते हैं। वायवीय में आपका एजेटोबैक्टर है, अवायवीय में आपका क्लॉस्ट्रिडियम है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती हैं। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो वही तो मैंने आपको बताया कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको लेकर के अमोनिया में अपचयन करना, क्योंकि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अपचयन होता है उसका, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ठीक है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजिनेस एंजाइम मात्र प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और प्रोकैरियोट में आपके आते हैं जीवाणु, मुख्यतः जीवाणु आते हैं, और आते हैं नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक और आता है माइकोप्लाज्मा। लेकिन माइकोप्लाज्मा ये काम नहीं कर पाता। ये काम आपका जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये करते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है इनटू नाइट्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में ये इसको अमोनिया में बदलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। ठीक है। तो कि राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, ये सहजीवी हैं। क्लॉस्ट्रिडियम है, एजेटोबैक्टर है, ये मृदा में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक आक्सी सूक्ष्म जीव हैं एजेटोबैक्टर और बिजरनीकिया, ये दो नाम दिया है। एजेटोबैक्टर तो मैं अभी तक बताते आया, और क्लॉस्ट्रिडियम भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक और नाम है बिजरनीकिया। ठीक है। ये स्वतंत्र जीव हैं, मतलब ये मृदा में पाए जाते हैं।
जबकि रोडोस्पाइरिलम अनाक्सी और स्वतंत्र जीव है। ये बड़ी बात लिखा है, देखिए रोडोस्पाइरिलम का नाम दिया है कि ये अनाक्सी है, और जबकि एजेटोबैक्टर और बिजर्निकिया आक्सी हैं। ये आक्सी लिखा है, देखिए मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करेंगे, मतलब सांस लेंगे, और रोडोस्पाइरिलम अनाक्सी है। तो ये नाम थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कौन कौन दिया है, रोडोस्पाइरिलम अनाक्सी, एजेटोबैक्टर और बिजर्निकिया आक्सी। इसके साथ ही कई नीले हरे शैवाल जीवाणु जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक, ये भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नील हरित जीवाणु लिखा है क्योंकि इनको आजकल हम साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं, नीले हरे शैवाल को, ठीक है। वैसे वो जीवाणु की श्रेणी के ही हैं, प्रोकैरियोट ही हैं, मोनेरा में आते हैं, इसलिए अब इनको साइनोबैक्टीरिया कह देते हैं, नहीं तो पहले इसको नीले हरे शैवाल ही कहते थे। नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में मिलाते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि जो नीले हरे शैवाल हैं ये कुछ पादपों में भी रहते हैं, जैसे साइकस की जड़ें हैं जिनको कोरोलाइड रूट कहते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर एजोला की पत्तियों में पाए जाते हैं, है ना, एंथोसिरॉस के तने में पाए जाते हैं। तो ये उनमें भी रह के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और उनको नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहते हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आज सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात हैं। इन सब में लेग्यूम जीवाणु संबंध हैं। तो लेग्यूमिनस यानी दाली जाति के पौधे जैसे मटर, चना और जितने भी दाल हैं, उनकी जड़ों में जो गांठें बनते हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु पाई जाती है, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु, लेग्यूम, अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठी मटर, ये सभी भी लेग्यूमिनस पौधे ही हैं, भले ही इनको हम ज़्यादातर खाते नहीं हैं। अल्फा को तो हम टॉनिक बनाने का प्रयोग करते हैं। मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला और क्लोवर, सेम आदि की जड़ों में। अब इनमें से आप लोगों के क्षेत्र में कौन सा किस नाम से जाना जाता है पता नहीं, लेकिन इनमें आप मटर वगैरह, मसूर है, ये सब तो दाल हैं, मतलब ये सभी दाली जाति के पौधे हैं, सेम, ठीक है। ये सभी इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती हैं, ठीक है, जड़ों में गांठें। अलेग्यूमिनस पौधे जैसे एलनस की जड़ों पर सूक्ष्मजीव फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थिरीकारी ग्रंथियां उत्पन्न करती है। अभी कुछ देर पहले मैंने नाम लिया था आपको कि दाली जातियों में आपके राइजोबियम और बाकी दूसरे कुछ पौधों में फ्रैंकिया ये भी काम करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी हैं, लेकिन सहजीवी रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। भले ही जीवाणु मृदा में पाए जाते हैं, लेकिन जब तक ये इन पौधों की जड़ों के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे राइजोबियम दाली जाति में और फ्रैंकिया एलनस में, इनमें जुड़ेंगे तभी वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे को जड़ से उखाड़ें, आप जड़ों पर लगभग गोलाकार अतिवृद्धियां देखेंगे। ये ग्रंथिकाएं हैं, यही रूट नोड्यूल है, ठीक है। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे केंद्र भाग में लाल या गुलाबी रंग की हैं। आप उनको ऐसे काटे, उसी गांठ को ऐसे काटे ब्लेड से, तो अंदर में आपको लाल रंग का एक कलर दिखाई देगा, जो कि लेग हीमोग्लोबिन नाम के एक केमिकल के कारण से होता है, ठीक है। अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है मैं आपको ये बता दूं। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को हम कहते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम, और ये एंजाइम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही काम करता है। तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है क्या करता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम के चारों तरफ एक लेयर बना के रखता है और ये आने वाले ऑक्सीजन को रोक लेता है, जिससे नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम कर पाता है। क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो नहीं काम करेगा, वो ऑक्सीजन संवेदी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं काम करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन वहां तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक, तब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो पाता है। अब ये आगे की जो प्रक्रिया है जिसमें हम ये जो ग्रंथि का निर्माण है
इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।